हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और आज का टॉपिक है अधिशोषण के उपयोग। लेकिन इसके पहले हम अधिशोषण की विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे कि अधिशोषण का विशेषता क्या है। और चैप्टर 5 चल रहा है स्टूडेंट क्लास 12 केमिस्ट्री में। और इसके पहले जो भी वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जाकर के एक बार प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें और वहां से अच्छे से तैयारी करें। तो थोड़ा सा हम पहले अधिशोषण के बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट। तो अधिशोषण क्या होता है? किसी ठोस या द्रव के सतह पर अन्य पदार्थों का आकर जमा हो जाना या अन्य पदार्थों का जाकर स्थायित्व को ग्रहण कर लेना या इसके सतह पर बनाए रखने की जो क्रिया है वो कहलाता है क्या? अधिशोषण। यानी आपका ये मान लीजिए ठोस या द्रव का सतह है, यहाँ पर अन्य पदार्थ के अणु परमाणु आकर के इसके सतह पर केवल जमा हो रहे हैं, तो यह जो क्रिया है स्टूडेंट वो अधिशोषण कहलाती है। मतलब जो अधिशोषण है एक केवल पृष्ठ पर होने वाला घटना है, यानी केवल पृष्ठीय अभिक्रिया या क्रिया कहलाती है। ओके, तो अधिशोषण जो होता है स्टूडेंट केवल पृष्ठ पर होता है और इसमें दो भाग होता है। एक अधिशोष का मतलब जिसका अधिशोषण होता है और जिसमें अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक। तो दोनों चीजों को समझना जरूरी है। इसमें दो भाग होता है, एक अधिशोष का मतलब जिसका अधिशोषण होता है और जिसमें अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट कि अधिशोष के अणु परमाणु अधिशोषक की सतह पर आकर जमा हो जाते हैं। यह परिघटना यह क्रियाविधि अधिशोषण कहलाती है। इसकी विशेषताएं के बारे में बात करें स्टूडेंट, विशेषता भी आपको तैयार करना है कि अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है। मतलब एक अपने आप ये घटना होती रहती है, इसमें हमें कोई बाहर से एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती और ये तुरंत संपन्न हो जाती है। मतलब तीव्र गति से जैसे ही अधिशोष के अणु अधिशोषक के सतह पर आते हैं तो अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है। ठीक है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना, ये तो मैंने बता दिया, केवल सतह पर होता है, अंदर तक नहीं जाता है, जो कि सभी प्रकार के सतहों पर अंतःपृष्ठ पर होती है। मतलब चाहे वो चिकना पृष्ठ हो चाहे खुरदुरा पृष्ठ हो स्टूडेंट, सभी प्रकार के पृष्ठों में अधिशोषण की क्रियाविधि होती रहती है। दो विशेषताएं तो आसानी से याद हो गए। तो स्वतः प्रक्रम है, मतलब हम कुछ नहीं करते फिर भी अधिशोषण होता रहता है और तुरंत संपन्न हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट अधिशोषण की एक जो घटना है वो पृष्ठीय केवल पृष्ठ पर होता है, जो कि सभी प्रकार के सतह और पृष्ठ पर हो जाते हैं। अधिशोषण होने पर तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। डेल जी का मान ऋणात्मक होता है। मतलब जब भी किसी भी सतह पर अधिशोषण की क्रिया होती है तो उससे ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ऊर्जा में कमी आना मतलब वहां से जो ऊर्जा है वो मुक्त होकर के कहीं और चले जाना। तो स्टूडेंट जब भी अधिशोषण होता है किसी सतह पर, वहां पे ऊर्जा की मान में कमी आती है और जब ऊर्जा के मान में कमी आती है तो एंट्रोपी में भी कमी आएगी। तो अधिशोषण होने पर एंट्रोपी में भी क्या होती है? कमी होती है। और इसका कारण क्या है स्टूडेंट कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उसी से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो अधिशोषण का जो घटना है वो किसी सतह पर हो रहा होता है, पृष्ठ पर हो रहा होता है, और जब अधिशोषण होता है स्टूडेंट तो वहां से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी है। और जब ऊष्माक्षेपी है मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो डेफिनेट कहीं ना कहीं इसके ऊष्मा में कमी आएगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का तात्पर्य भी आप समझ गए कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है अधिशोषण बिंदी बिंदी अपक्रिया है या प्रक्रम है, तो आप लिखेंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इससे ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होने के कारण इसके जो सतह का ऊर्जा वो कम हो जाएगा, यानी एंट्रोपी में भी कमी आ जाएगी। ओके, तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं अधिशोषण की विशेषताएं। एक स्वतः प्रक्रम है, तुरंत संपन्न होती है। एक पृष्ठीय घटना है कि पृष्ठ पर होता है, सतह के अंतर पृष्ठ पर, मतलब सतह कैसा भी हो, यहाँ पर मतलब सतह दुरदुरा हो है ना, या कि चिकना हो स्टूडेंट, या कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, हर सतह पर अपक्रिया होती है और इसके कारण इसके डेल जी यानी ऊर्जा के मान में कमी आती है, एंट्रोपी के मान में कमी आती है और एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो ये अधिशोषण की विशेषताएं हो गई। अधिशोषण क्या है? अधिशोष का अधिशोषक के सतह पर आकर जमा होना या उसके सतह पर बनाए रखने की जो क्रियाविधि है उसे कहते हैं अधिशोषण। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है अधिशोषण के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में अधिशोषण बहुत उपयोगी होता है जिसे आप लोग नहीं समझ पाते, इसलिए इसको समझाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट गैस मास्क में। गैस मास्क में हम यहां पर अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। अधिशोषण के आधार पर ही गैस मास्क का उपयोग होता है। अब आप कहोगे सर नॉर्मल मास्क जो है 10 रुपए का, उसमें भी अधिशोषण होता है, तो 10 रुपए के मास्क में कुछ नहीं होता। एक ऐसा मास्क स्टूडेंट जहां पर चारकोल रहता है, यानी उसके 2 लेयर होते हैं और बीच में चारकोल की पतली परत होती है, जो कि स्टूडेंट गैस में उपस्थित अवांछनीय गैसों को, यानी मतलब उसमें गंध होता है
है उसको क्या कर लेता है, अधिशोषित यानी सतह पर ही जमा देता है, जिससे कि श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे नाक तक वो जो विषैले गैस है हमारे नाक तक नहीं पहुंच पाती, या छोटे छोटे जो धूल कण है स्टूडेंट उसको वो रोक ही लेता है। तो मुख्य रूप से ये जो गैस मास्क है ये विषैले गैसों को रोकने का काम करता है। गैस मास्क में क्या होता है, दो लेयर होता है, इन दोनों लेयर के बीच एक पतली परत चारकोल की लगा दी जाती है जो कि विषैले गैसों को या बाष्पों को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है स्टूडेंट, और शुद्ध हवा हमारे श्वसन क्रिया के दौरान नाक तक, मतलब नाक के द्वारा श्वसन की क्रिया लेते हैं तो शुद्ध हमें वायु मिल पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो दैनिक जीवन में उपयोगी है वो गैस मास्क है स्टूडेंट, जो कि गैस मास्क सबसे ज्यादा कहां प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा, जहां प्रदूषित होगा, जो शहर प्रदूषित होगा वहां गैस मास्क प्रयोग किया जाता है, जिससे मुख्य रूप से आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। दिल्ली प्यारे भाइयों बहुत प्रदूषित शहर है, जितना सुनने को नाम अच्छा है उतना ही वहां पर प्रदूषण भी भरा हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर ना ज्यादा, जहां ज्यादा फैक्ट्रियां होंगी, जहां ज्यादा कारखाने होंगे वो शहर उतना ही ज्यादा प्रदूषित होगा। तो उसी प्रकार से दिल्ली हमारे भारत देश का शान है, राजधानी है, लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ज्यादा वाहन भी चलते हैं, ज्यादा फैक्ट्रियां भी स्टूडेंट, तो जहां फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी वहीं प्रदूषण होगा। तो गैस मास्क में जंतु चारकोल रखा जाता है, सक्रिय चारकोल मतलब क्रियाशील चारकोल, और वो जो चारकोल होता है स्टूडेंट तो विषैली, जैसे मान लीजिए बाहर के वातावरण में सभी प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, विषैली गैस है, जल वाष्प है, तो जो विषैली गैस होती है उसको क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे कि हमारे श्वसन की क्रिया के दौरान केवल शुद्ध हवा प्राप्त हो पाता है। तो गैस मास्क पहला नंबर आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि गैस मास्क में रखा सक्रिय चारकोल सभी विषैली गैसों तथा वाष्पों को अधिशोषित कर लेता है, परंतु आवश्यक शुद्ध वायु इनमें से प्रवाहित होती रहती है, जिससे हमारा श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो पाता है। इसी प्रकार से विरंजक, विरंजक का मतलब होता है स्टूडेंट किसी चीज का कलर हटाना। जैसे आप लोग देखे होंगे शक्कर, शक्कर आपका शुद्ध प्योर श्वेत होता है यानी सफेद होता है। इसका कारण क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम क्या करते हैं कि गन्ना से शक्कर बनाते हैं तो गन्ना से पहले क्या निकालते हैं, रस निकालते हैं, और रस निकालने के बाद इसमें केमिकल डालते हैं, और केमिकल डालने के बाद इसमें स्टूडेंट चारकोल डाल दिया जाता है। चारकोल का मतलब ये होता है कि जो इसमें एक्स्ट्रा अदर कलर है उस कलर को चारकोल अधिशोषित कर लेता है और शक्कर शुद्ध श्वेत अवस्था या सफेद दिखाई देता है। थोड़ा सा पढ़ेंगे। शर्करा व पेट्रोलियम उद्योगों में सक्रिय चारकोलों का उपयोग बहुतायत में होता है। यह शर्करा उद्योग में रंगीन शर्करा विलयन या सिरप में रंगीन पदार्थ को अधिशोषित कर लेता है। इसी प्रकार कच्चे तेल में अशुद्धियां सक्रिय चारकोल द्वारा अधिशोषित हो जाती हैं। कुल मिलाकर स्टूडेंट आप लोग रिफाइन का तेल देखे होंगे, वो आपका जैसे नॉर्मल यदि घर गांव में आप कोई भी तेल बनवाते हैं स्टूडेंट, यदि चक्की में तेल को मतलब किसी भी जैसे तिली का तेल है, आपने पढ़ा होगा सरसों का तेल है, यदि गांव का तेल यदि आप देखेंगे थोड़ा सा गाढ़ा रहता है और कलर थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन आप उसी को मार्केट में खरीदेंगे तो थोड़ा सा कलर चेंज मतलब प्योर श्वेत रूप में दिखाई देता है। रिफाइन के तेल में तो और स्टूडेंट पूरा श्वेत दिखाई देता है, मतलब एकदम पतला तेल होता है, यानी उसमें से जो अशुद्धियां होती है उसको अलग कर लिया जाता है। तो इसका मतलब अशुद्धियां अलग करने का मेथड क्या है, तो यही आपका अधिशोषण है। चारकोल क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंपल तरीके से जो सक्रिय चारकोल है उसको अपन क्या करते हैं उसके विलयन में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए शक्कर का विलयन है, जहां पर मान लीजिए बहुत बड़ा टैंक होगा शक्कर का, मतलब पूरा का पूरा विलयन भरा रहेगा। जैसे गन्ने को पेरते हैं स्टूडेंट, गन्ने को पेरने के बाद रस निकलता है, उसी रस से शक्कर बनता है, तो फिर बड़े चारकोल को डाल देते हैं। तो चारकोल क्या करता है, उसमें जो भी रंगीन पदार्थ है उसको अधिशोषित कर लेता है, मतलब अपने सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे कि प्योर शक्कर दिखाई देता है। इसी प्रकार प्यारे भाइयों तेल में भी ऐसा होता है। तेल को निकालने के बाद जैसे मान लीजिए जहां से भी सरसों का तेल है, तिल का तेल है, जहां से भी हम तेल निकालते हैं इसके बाद उसमें सक्रिय चारकोल रख देते हैं स्टूडेंट, जिससे वो अधिशोषित कर लेता है। मान लीजिए जो भी कलर वाले जो भी छोटे मोटे पदार्थ रहते हैं उसको अधिशोषित कर लेता है, यानी सतह पर बना लेता है, तो जिससे शुद्ध हो जाता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है स्टूडेंट, जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसी प्रकार स्टूडेंट आर्द्रता नियंत्रण। आर्द्रता नियंत्रण का मतलब ये होता है जैसे आप लोग स्टूडेंट फोन लेते हैं या कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेते हैं तो स्टूडेंट तो उसके अंदर एक सिलिका जेल रहता है। सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अधिशोषित कर लेता है। सिलिका जेल आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेंगे तो छोटा सा पन्नी रहता है
और उस पन्नी में स्टूडेंट आपको छोटे छोटे सिलिका जेल के रूप में, दाने के रूप में आपको पैकिंग के अंदर दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपका मोबाइल फोन है वो पैकिंग हो गया, पैकिंग होने के बाद ऊपर से टेप लगा दिया जाता है, लेकिन अंदर से बाहर आर्द्रता नहीं जा पाती, तो कुछ आर्द्रता अंदर रह जाती है, नमी अंदर रह जाती है, तो सिलिका जेल रख दिया जाता है ताकि अंदर जो भी आर्द्रता या नमी हो स्टूडेंट उसको क्या कर ले, अधिशोषित कर ले। अधिशोषित कर लेगा तो वहां का नमी खत्म हो जाएगा और जो भी उपकरण आपके बॉक्स के अंदर या मोबाइल है, टेलीफोन, कुछ भी है स्टूडेंट, वो सुरक्षित रहेगा, मतलब क्षति नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आर्द्रता नियंत्रण तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि आर्द्रता नियंत्रण किस प्रकार से करता है। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि सिलिका जेल व एल्यूमिना जेल का उपयोग कक्ष की आर्द्रता नियंत्रण हेतु नमी आदि को अधिशोषित करने के लिए किया जाता है। महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नमी हटाने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिका जेल आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। तो सिलिका जेल का मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोगी चीजें हैं। अब उच्च निर्वात हेतु, उच्च निर्वात मतलब अंदर कोई हवा ही ना हो, समझ रहे। जैसे आपका एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर निर्वात उत्पन्न करना है तो अपन ऐसे ही सिलिका जेल वगैरह रख देंगे या कि कोई भी मान लीजिए चारकोल रख देंगे ताकि वहां का अंदर का जो आपका जो भी एक्स्ट्रा वायु है या कि जो भी वायु है उसको अधिशोषित कर लेगा। तो यही होता है उच्च निर्वात हेतु, वही प्रक्रम है। कुल मिलाकर के अब आप समझ गए होंगे अधिशोषण के उपयोग। तो यहां पर भी समझ लें, उच्च स्तर या निर्वात के लिए श्रेष्ठ विधि यह मानी जाती है कि पात्र जिसको कि पूर्व में अच्छी श्रेणी में निर्वात पंप से निर्वात किया गया हो, मतलब कहने का मतलब निर्वात पंप की सहायता से अंदर के वायु को, हवा को निकाल दिया गया हो और एक इसे दूसरे पात्र के साथ जोड़ दिया जाता है जिसमें द्रव वायु में शीतित सक्रिय चारकोल रखा हुआ रहता है। चारकोल शेष बची गैस, नमी आदि को अधिशोषित कर लेता है। इस प्रकार एक उच्च श्रेणी का निर्वात प्राप्त हो जाता है। नहीं समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। जैसे आपके पास एक ट्यूब लगा है, ट्यूब में निर्वात पंप लगा रहेगा तो पहले उसके सहायता से हम अंदर के हवा या वायु को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जितना हो सकता है उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है ना, वहां से अंदर से निकालते हैं स्टूडेंट ताकि अंदर का कोई भी वायु, हवा, कण, धूल ना रह जाए। फिर इसको क्या करते हैं, एक पात्र की सहायता से, मतलब उसको जोड़ देते हैं एक पात्र में और उस पात्र में रहता है चारकोल और वो चारकोल का काम है कि जो नली में एक्स्ट्रा भी बचा भी हुआ है थोड़ा बहुत गैस, वायु, उसको भी वो अधिशोषित कर लेता है। इस प्रकार से वो उच्च निर्वात पंप बन जाता है। समझ गए ना, कहने का मतलब एक हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब से पहले हमने पंप की सहायता से वायु को कम कर दिया, इसके बाद उसको हम किसी दूसरे ट्यूब के साथ जोड़ दिया जिस ट्यूब में चारकोल रखा हुआ है, वो चारकोल उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा नमी है उसको अधिशोषित कर लेता है। तो ये उच्च निर्वात हेतु भी अधिशोषण का अनुप्रयोग आप समझ गए, गैस मास्क में, विरंजक में, आर्द्रता नियंत्रण में। अगला आप लोग थोड़ा देखेंगे कठोर जल के मृदुकरण में, ठीक है। जब कठोर जल को जियोलाइट में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, प्रवाहित किया जाता है स्टूडेंट, तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम 2 पॉजिटिव एवं Mg2 पॉजिटिव आयन का जियोलाइट पर अधिशोषण हो जाता है और इसके स्थान पर समान संख्या में Na पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। इस तरह कठोर जल मृदु हो जाता है और इस तरह ठोस द्वारा एक विशेष आयन को अधिशोषित कर उसके स्थान पर दूसरे आयन मुक्त करने की क्रिया आयन विनिमय कहलाती है। यदि आपसे कोई पूछते आयन विनिमय क्या है, आयन मतलब एक आयन की जगह दूसरे आयन को स्थापित करना। तो कठोर जल है, कठोर जल में कैल्शियम के लवण रहते हैं, मैग्नीशियम के लवण रहते हैं। तो ये कैल्शियम जो 2 पॉजिटिव आयन है, आयन के रूप में होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है, इसको जियोलाइट अधिशोषित करता है और जियोलाइट में रहता है सोडियम। तो जहां भी आयन होते हैं उनकी जगह सोडियम आयन डाल देता है जिससे कठोर जल मृदु हो जाता है। तो अधिशोषण का देख सकते हैं स्टूडेंट आपके जीवन में कितना कितना आपका इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में कितना उपयोगी होता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। तो पढ़ाई को ऐसे ही नहीं समझना है कि पढ़ाई हम पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हम ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं और जब ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो कोई भी चीज हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो स्टूडेंट आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में कुछ उसको ढालने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर इम्पॉसिबल है प्यारे भैया, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो कठोर जल के मृदुकरण में हम अधिशोषण का कैसे प्रयोग करते हैं कि हम यहां पर डाल देते हैं जियोलाइट। जियोलाइट क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को अधिशोषित कर लेता है, यानी अपने अंदर समा लेता है और उसकी जगह Na पॉजिटिव आयन दे देता है ताकि आयन तो बराबर रहेगा ना, नहीं तो फिर प्यारे भाइयों डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ रहे ना। तो उसके आयन की पूर्ति के लिए Na पॉजिटिव आयन दे देता है जो कि कठोर जल से मृदु जल बन जाता है। तो इस प्रकार से ये उपयोगी होते हैं और भी स्टूडेंट उत्प्रेरक के रूप में इसका काम किया जाता है। मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं
उत्प्रेरक के रूप में कि बारीक चूर्ण के रूप में आयरन व निकिल का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग क्रमशः अमोनिया या वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। बारीक पिसी हुई धातुओं में अधिशोषण हेतु विशद सतह का क्षेत्रफल उपलब्ध होता है, जिससे कि श्रेष्ठ विषमांगी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब जहां अधिशोषण होता है, तो जैसे मान लीजिए आपका वनस्पति घी बनाया जा रहा है, अब वनस्पति घी में जो भी आपका उपकरण होगा उसमें एक बारीक सी पतली परत निकिल का प्लेट लगा दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जब भी घी बनाएंगे ना, तो घी बनाते समय उसमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कलर होगा। तो एक्स्ट्रा कलर जो होता है वो निकिल क्या करता है, उत्प्रेरक के रूप में वहां पर उपस्थित होता है, मतलब उसकी क्रियाविधि को संपन्न भी कराता है, लेकिन अधिशोषण के द्वारा कराता है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक की वहां पे भी हम प्रयोग करते हैं किसका, अधिशोषण का। इसी प्रकार साफ करने की क्रिया में, यानी किसी भी पदार्थ को साफ करना है, जैसे साबुन और डिटर्जेंट से हम क्या करते हैं, किसी कपड़े को साफ करते हैं, किसी पदार्थ को साफ करते हैं, तो स्टूडेंट वहां पर भी अधिशोषण की क्रिया के द्वारा फलस्वरूप गंदगी या धूल आसानी से साफ हो जाता है। जैसे साबुन व डिटर्जेंट जल के पृष्ठ तनाव को 72 × 10⁻13 नैनोमीटर पर यहां पर स्टूडेंट, यहां पर एम का मतलब होता है मीटर। ठीक है, नैनोमीटर आपका इनवर्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20⁻³ तक कम कर देते हैं। ये जल के साथ मिलकर एक कोलाइडी निकाय बनाते हैं, जो कि पृष्ठीय बल को कम करते हैं, साथ साथ अशुद्धियों और धूल कणों को अधिशोषित करने हेतु बृहद सतह क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि गंदगी और धूल आसानी से साफ हो जाते हैं। तो इनका प्यारे भाइयों दैनिक जीवन में उपयोगिता बहुत आपने समझ लिया। मुख्य रूप से तो भाई गैस मास्क आपने समझा, विरंजक के रूप में प्यारे भाइयों आर्द्रता नियंत्रण में, है ना, इसी प्रकार उत्प्रेरण के रूप में, है ना, किसी कठोर जल के मृदुकरण में, और उच्च निर्वात के उत्पन्न करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि अधिशोषण का टॉपिक आप लोगों को समझ गए होंगे स्टूडेंट, और अधिशोषण से संबंधित सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद अगला वीडियो आएगा उत्प्रेरण किसे कहते हैं, और इसके पहले जो भी प्रीवियस वीडियो तो प्लीज आप चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। जो भी वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लें, और इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट करना 968529 पर। हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ही लो कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।